हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम पास का सीन देखते हैं जहां पर क्रिसमस का टाइम था। मैथ्यू उन्हीं फैंसिस के पास खड़ा था जहां से जिन उसे छोड़कर गया था। इतने में उसके पास एक टीचर आकर बोलती हैं, तुम दोबारा से यहाँ आ गए, सेरेमनी का टाइम हो चुका है, तो चलो अंदर वापस चलते हैं। इसके बाद हम सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लेडी प्रेयर करते हुए बोल रही थी, लॉर्ड ने बोला है जो बर्दाश्त करता है आखिर में उसे ही निजात मिलती है, हमारी सफरिंग्स हमेशा के लिए नहीं होंगी। तो चलो सभी मिलकर प्रेयर करते हैं कि गॉड हमें बर्दाश्त करने की ताकत दे। मैथ्यू भी ये प्रेयर गौर से सुन रहा था, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। ऐसे ही साल गुजरते गए और मैथ्यू फाइनली बड़ा हो चुका था। उन्हें 10 साल तक वेट करने के बाद फाइनली वो टाइम आ ही गया जब उसे भी ऑर्फनेज छोड़कर जाना होगा। छोड़ने से पहले लास्ट मोमेंट तक वो उसी बेंच पर बैठा दुखी मन से जिनके आने का ही वेट कर रहा था, इसी होप के साथ कि शायद जिन उसे लेने आ ही जाए। इस पूरे टाइम में उसने एक बार भी जिनको नहीं देखा था। ऑर्फनेज से निकलने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो जिनके बारे में कुछ पता कर सके, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ पता नहीं चला और फिर बार बार वो इसी होप के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगा, जिस पर पुलिस ऑफिसर्स भी उससे इरिटेट होने लगे थे। मैथ्यू हर बार उनसे यही पूछता था, ऑफिसर्स क्या आपको जिनके बारे में कोई अपडेट मिली, जिस पर ऑफिसर इरिटेट होते हुए बोलता है, बच्चे वो पूरे 15 सालों से मिसिंग है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी मिसिंग रिपोर्ट करनी चाहिए। वैसे भी पहले तुम ये तो बताओ कि तुम एक मर्डर सस्पेक्ट को क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर मैथ्यू उन्हें कोई भी आंसर नहीं कर पाता, जिस पर ऑफिसर उसे समझाने लगता है कि देखो बच्चे, तुम्हारा जो भी रीजन है लेकिन अब तुम्हें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैथ्यू तो उसकी एक भी सुने बिना अपने बैग से कैफे का कार्ड निकालकर उसके सामने रख देता है कि अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज इस नंबर पर मुझे कॉल जरूर करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके ऐसे एटीट्यूड को देख कर पुलिस ऑफिसर तो पीछे से काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा था। लेकिन मैथ्यू को तो इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो इस टाइम जिनके बारे में ही सोच रहा था कि अगर वो अभी तक मरा नहीं तो क्या वो मुझे भूल गया है। ऐसी बातें सोचते हुए ही वो कैफे पहुंच जाता है। मैथ्यू को देख कर उन लेडी उससे पूछती हैं, क्या आज भी तुम दोबारा से पुलिस स्टेशन गए थे, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। जिस पर मैथ्यू बताता है कि नहीं, मैथ्यू ने शुरू से ही एक ही कैफे में काम किया ताकि अगर जिन कभी उसे ढूंढना चाहे तो इजीली उसे ढूंढ पाए और पुलिस ऑफिसर को कुछ पता चले तो वो भी कैफे के नंबर पर उसे कांटेक्ट कर सके। पूरे 15 साल तक जिनका वेट करने के बाद फाइनली उसे जिन नजर आ ही गया था, वो भी बिल्कुल उसी टाइम पर जब मैथ्यू के माइंड में जिनका फेस धुंधला होने लगा था। इसी तरह से वो मैथ्यू की लाइफ में वापस आ गया। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिन ने फाइनली मैथ्यू को बोल दिया था कि मुझे सब कुछ याद है, यानी कि मुझे पास के बारे में सारी मेमोरीज याद हैं। जिसे सुनकर मैथ्यू काफी ज्यादा चौंक गया था। थोड़ी देर तक तो वो ऐसे ही जिनकी तरफ देखता रहा, लेकिन फिर अचानक से ही अपने सर पर हाथ रखकर हल्की से स्माइल करके बोलता है, तुम तो वही सब कुछ बोल रहे हो जो कि मैं सुनना चाहता था। इस पर जिन थोड़ा कंफ्यूज होकर मैथ्यू की तरफ देखने लगता है। मैथ्यू स्माइल करते हुए उसे बोलता है, मैं जानता हूँ इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये सब कुछ रियल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। ये बोलते ही वो दोबारा से फोर्सफुली उसके साथ वो सब कुछ करने लगा था। इस बार तो जिन चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि अब बस करो, बस बहुत हुआ। मैथ्यू ये करते हुए जिनके एयर के बिल्कुल पास आकर बोलता है, तुम्हें सब कुछ याद है ना, तो बताओ फिर मैं कौन हूँ। जिस पर जिन तो उसे कोई आंसर नहीं दे पाता, उल्टा वो डर के मारे चिल्लाते हुए उसे रुकने का बोल रहा था। मैथ्यू बोलता है, अगर तुम्हें याद था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे खुद से दूर पुश क्यों किया, अगर और कुछ नहीं तुम्हें मेरे साथ सोना तो अच्छा लगता था ना, यही वो चीज थी ना जिसकी वजह से तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और अब तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें सब कुछ याद है। जिस पर जिन लड़खड़ाती हुई से बोलता है, ये सब कुछ अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम एक पोटैटो से ऐसे कैसे बन गए।
जिनके मुंह से ये बात सुनकर तो मैथ्यू का पूरा फेस रेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल नहीं रुकता। काफी देर बाद जब वो हल्का सा अपने सेंसेस में आया था तो अपने सामने जिन को देखकर वो फौरन ही पीछे हटते हुए उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जिन तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर मैथ्यू घबराते हुए पूछता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। ये बोलते हुए वो उसे पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है और जैसे ही उसकी नजर जिन पर पड़ती है उसे देख कर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। इस टाइम जिन अनकॉन्शियस था और उसकी वाइट शर्ट ब्लड से भरी हुई थी। वो जिन की तरफ देखकर हैरान होते हुए सोचने लगता है, जिस सेंट को मैं शुरू से ही अपना बनाना चाहता था, ये बेचैन गिर तो उस सेंट से पूरी तरह से भरा हुआ है। फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आई एम श्योर मैं जो कुछ भी देखना चाहता था पिल्स की वजह से मुझे वही नजर आ रहा था। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है ये सब कुछ ड्रीम नहीं बल्कि सच था, तो उसके माइंड में फौरन से ही उसी रात की मेमोरीज आने लगती हैं, जब उसे बचाने के बाद जिन उसी की आर्म्स में अनकॉन्शियस होकर पड़ा हुआ था। ये फीलिंग्स भी बिल्कुल वैसी ही थी, जिस पर वो सोचने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। ये सोचते ही मैथ्यू की पूरी बॉडी काम गई थी और वो अपने कामते हाथों से जिनको पकड़कर चेक करने लगता है। जैसे ही मैथ्यू ने उसकी शर्ट साइड पर की थी तो उसे जिनका मोड नजर आ जाता है। इसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गया था। उसे थोड़ी देर पहले वाली अपनी सभी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि उसने किस तरह से जिनको हार्शली ट्रीट किया है। वो जिनके साथ कितना ज्यादा क्रूर हो गया था, जिस पर वो सोचता है वो सब कुछ क्या सच में ड्रीम नहीं था, और फौरन ही घबराते हुए उसे हक कर लेता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसे अपने गोद में उठाकर तेजी से वहां से ले जाने लगता है कि हॉस्पिटल, मुझे अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन इसके काम की वजह से मैं इसे नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। ये सोचते ही वो वहीं पर रुक गया था कि इसके अलावा मुझे इसे दूसरों के सामने इस हालत में ले जाने का रिस्क लेना चाहिए। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, सबसे पहले मुझे इसे क्लीन करना होगा। ये सोचते हुए वो उसे बाथरूम में ले जाकर बैठा देता है और साथ ही एक टावल लेकर बैठ करके उसके साथ जिनको क्लीन करने लगता है। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। क्लीन करते हुए वो अनकॉन्शियस जिनको देखकर सोचता है, रोशनी में इसे इस हालत में देखना सच में एक टेरिफाइंग मंजर है। क्या क्या सच में ये मैंने किया है? इसकी बॉडी फीवर की वजह से हॉट थी, लेकिन अब जबकि मैं इसे टच कर रहा हूँ तो ये कूल लग रही है। अपने कामते हाथों के बावजूद भी जितना हो सकता था उतने अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर दिया है, लेकिन इसकी नेक पर फिंगर्स के निशान बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। लेकिन नेक पर फिंगर्स के निशान तो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, ये तो हल्के से भी कम नहीं हुए। अगर ये निशान कभी भी यहाँ से ना हटे तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हुए वो पूरी तरह से रोने लगा था और फौरन ही उसे हक कर लेता है कि जिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज जिन, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि जब तुम अपने होश में आओगे तो तुम दोबारा कभी भी मुझे देखना नहीं चाहोगे। इसके बाद हम उसे जिनको कैरी किए रोड पर भागता देखते हैं, जहाँ पर उसने क्लोथ्स के साथ पूरी तरह से जिनको कवर कर रखा था। इसके बाद सीन जिनके डॉक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि कॉल पर मैडम चेयरमैन से बात कर रहा था। मैडम चेयरमैन उससे जिनके रिजल्ट के बारे में पूछती हैं, वही ब्लड टेस्ट के रिजल्ट जो कि उन्होंने हर माह जिनके करने थे ताकि पता चल सके कि जिन पिल्स लेता है या नहीं। इस पर डॉक्टर उन्हें बताता है सालों तक पिल्स लेने के बाद सरप्राइजिंगली अब उसके रिजल्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, यानी कि अब वो और ज्यादा पिल्स नहीं लेता। इस पर मैडम चेयरमैन बोलती हैं, ये जानकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। पिल्स सेल कर करके इतना ऊपर तक आने के बाद अब वो बेवकूफी होगा जो सब कुछ छोड़कर दोबारा से खुद को नशे में डुबा दे। इस पर डॉक्टर बोलता है वेल उसकी पावर तो सच में इनक्रेडिबल है, उसने बिना किसी एनेस्थीसिया के गन शूट के जख्म को बर्दाश्त कर लिया था और वैसे ही उसने सभी से फाइट भी की। मैडम चेयरमैन बोलती हैं वो सच में एक रूथलेस बास्टर्ड है। डॉक्टर स्माइल करते हुए बोलता है प्लीज आप चिंचांगू पर थोड़ा भरोसा रखें, मुझे लगता है कि इस बार वो सीरियस है और वो सच में पिल्स छोड़ देगा।
ये बोल ही रहा था कि इतने में उसका डॉग आकर उसे बुलाने लगता है, जिस पर डॉक्टर उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, जिस पर डॉग फौरन से ही डोर के सामने जाकर डोर की तरफ देखते हुए उसे कुछ बताने का ट्राई करता है। ये देख के डॉक्टर पूछता है क्या डोर के बाहर कोई है, आखिर इस टाइम यहाँ पर कौन आ गया। हम देखते हैं डोर के बाहर तो बारिश से भीगा हुआ मैथ्यू खड़ा था। वो डोर को ओपन करके फौरन ही अंदर आ जाता है और काफी ज्यादा वरीड होते हुए डॉक्टर से बोलता है प्लीज डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प करें। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा था। इतने में डॉक्टर डोर ओपन करके उससे बोलता है हो क्या उन पर लगे स्टिचेस दोबारा से ओपन हो गए थे, कहीं उसने कुछ ज्यादा ही तो काम नहीं कर लिया। अचानक से ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी बॉडी शॉक में चली गई थी। मैंने दोबारा से पट्टी करके ब्लीडिंग रोक दी है तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही अचानक से वो भी चकरा कर नीचे गिर जाता है और डॉक्टर जल्दी से पूछने लगता है हे क्या तुम ठीक हो। मैथ्यू अपने सर पर हाथ रखकर दुखी मन से बोलता है ये सारी मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से जिन आज इस हालत में है। जिस पर डॉक्टर सीरियसली उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कुछ सोचते हुए पूछता है मिस्टर रायन क्या तुम जानते हो कि जिन क्या काम करता है, तुम दोनों क्लोज लगते हो, आई एम श्योर तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। ये तुम्हारी गलती नहीं थी बल्कि ये रास्ता उसने अपने लिए खुद चुना है। जिस पर मैथ्यू अपने दोनों हाथ सर पर रखकर बुरी तरह से रोते हुए बोलता है लेकिन मैं उसके रास्ते में रुकावट हूँ, मैंने हमेशा से ही उसे पकड़ कर रखा था। क्योंकि ऐसे एक्ट करने पर डॉक्टर थोड़ा घबराते हुए पूछता है मिस्टर रायन बाय एनी चांस तुमने पिल्स तो नहीं ले ली। जिस पर मैथ्यू उसकी तरफ देख कर अपने आंसू साफ करते हुए बताता है हाँ मैंने पिल्स ली थी। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।